जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे हृदय की संरचना, और इसके बाद आज जो हम लोग पढ़ना है वो हृदय के कार्य। लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे कि हृदय जो होता है वो त्रिभुजाकार रचना होता है, पेरिकार्डियम का बना हुआ, ठीक है। और इसमें 4 वेश्म होते हैं। ऊपर के 2 जो वेश्म होते हैं उसको हम आपको बताए थे आलिंद कहते हैं, और नीचे के जो 2 बड़े वेश्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं, निलय कहते हैं। आलिंद बताए थे कि दायां आलिंद जो होता है वो दायां निलय में त्रिदली कपाट के द्वारा खुलता है, जबकि बायां आलिंद जो है वो बाएं आलिंद निलय में द्विदली कपाट के द्वारा खुलता है। इसके बाद आज जो हम लोग को पढ़ना है वो हृदय के कार्य पढ़ना है। हृदय क्या होता है? हृदय को हम लोग केंद्रीय पंपिंग अंग कहते हैं। केंद्रीय पंपिंग अंग क्यों कहते हैं? क्योंकि हृदय जो है वो शरीर के अलग अलग भागों से क्या करता है, जो अशुद्ध रक्त होता है, अनऑक्सीकृत रक्त होता है, उसको एकत्रित करेगा और उसको शुद्ध करने के लिए कहाँ भेजता है? फेफड़ा में भेजता है। जब वो ब्लड जो है वो फेफड़ा में शुद्ध हो जाता है तो उस शुद्ध ब्लड को फिर से वो हृदय जो है वो ग्रहण करेगा, और ग्रहण करने के बाद शरीर के अलग अलग भागों में वो क्या करेगा, उसको भेज देगा। तो इसका मतलब है कि हृदय एक काम क्या कर रहा है कि अशुद्ध रक्त को एकत्रित कर रहा है, और जो शुद्ध रक्त है उसको शरीर के अलग अलग भागों में भेज रहा है। इसलिए हृदय को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रीय पंपिंग अंग कहते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं नेक्स्ट हेडिंग, हृदय के कार्य। हृदय के कार्य, और हृदय के कार्य में हम लिख सकते हैं क्या? हृदय केंद्रीय पंपिंग अंग है। केंद्रीय पंपिंग अंग है जो शरीर के विभिन्न भागों से, जो शरीर के विभिन्न भागों से अनऑक्सीकृत का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा क्या है, अधिक है, तो ऐसे ब्लड को हम लोग अनऑक्सीकृत ब्लड कहेंगे या अशुद्ध ब्लड कहेंगे। तो शरीर के विभिन्न भागों से अनऑक्सीकृत रक्त को एकत्रित कर फेफड़ा में भेजता है। फेफड़ा में क्यों भेजता है? उसको पुनः शुद्ध करने के लिए भेजता है, तथा फेफड़ा से आने वाले ऑक्सीकृत रक्त को ग्रहण कर शरीर के विभिन्न भागों में क्या करेगा, भेजता है। तो ये क्या कर रहा है, शरीर से आने वाले जो अशुद्ध रक्त है उसको एकत्रित कर रहा है, उसको फेफड़ा में शुद्ध करने के लिए भेज रहा है, और जो फेफड़ा से शुद्ध रक्त इसके पास पहुंच रहा है उसको ग्रहण करके शरीर के अलग अलग भागों में क्या कर रहा है, उसका सप्लाई कर रहा है, और ये शरीर के अलग अलग भागों में ब्लड को पंप कर रहा है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय पंपिंग अंग कहते हैं। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि ये काम क्या कर रहा है, रक्त को ग्रहण कर रहा है और रक्त को भेज रहा है। तो जब रक्त को ये ग्रहण करता है तो उस समय हमारा हृदय जो है वो शिथिलन अवस्था में होता है, फैला हुआ होता है, ठीक है। और जब इसको रक्त को भेजना होता है तो ये क्या होता है, संकुचित होता है, और जब ये संकुचित होता है तो रक्त क्या होता है, शरीर के अलग अलग भागों में चला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब रक्त हृदय जो है वो संकुचन एवं शिथिलन के द्वारा रक्त को ग्रहण कर रहा है और भेज रहा है। जब उसको ग्रहण करना है वो शिथिलन अवस्था में जा रहा है, और जब रक्त को क्या करना है, भेजना है, तो वो कौन सी अवस्था में जा रहा है, संकुचन अवस्था में जा रहा है। तो हृदय का ये जो संकुचन और शिथिलन अवस्था होता है इसको सिस्टोल और डायस्टोल कहते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग क्या होगा, सिस्टोल नेक्स्ट हेडिंग। सिस्टोल क्या होता है, तो अभी बताए कि जब हृदय को रक्त भेजना होता है तो वो कौन सी अवस्था में जाएगा, संकुचित अवस्था में। हृदय संकुचित होगा तो ब्लड वेसल्स में क्या होगा, ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। यहाँ पर कहते हैं कि हृदय के संकुचन अवस्था को सिस्टोल कहते हैं। हृदय के संकुचन अवस्था को क्या कहेंगे, सिस्टोल कहेंगे।
वहीं दूसरा जो होता है वो डायस्टोल होता है। डायस्टोल, डायस्टोल इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, हृदय के शिथिलन अवस्था को डायस्टोल कहते हैं। हृदय का जो अनुशीतलन अवस्था होता है, जब रिलैक्स कंडीशन में आता है हृदय, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टोल बोलते हैं। अब आपको बताए थे कि हृदय जो होता है वो संकुचन और शीतलन के लिए उसको क्या चाहिए होता है, सिग्नल चाहिए होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो ऐसे नोड उत्पन्न करता है, और इसीलिए हम लोग ऐसे नोड को क्या बोले थे, पेस मेकर बोले थे। तो ऐसे नोड काम का क्या करता है कि ऐसे नोड जो है वो बहुत ही मंद विद्युत धारा उत्पन्न करेगा, ठीक है। और वो जो विद्युत धारा जो ऐसे नोड उत्पन्न कर रहा है वो हृदय को क्या करता है, संकुचन के लिए प्रेरित करता है। और जब हृदय में संकुचन होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक यंत्र पर देख सकते हैं, ये आप लोग हॉस्पिटल में देखे होंगे या मूवी में देखे होंगे कि कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर क्या होता है, इस प्रकार से ग्राफ बने, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर क्या होता है, इस प्रकार से ग्राफ बने हुए होते हैं। तो ये जो ग्राफ जो बन रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पर दो चीज है, एक तो ये ग्राफ है और एक ये कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर स्क्रीन होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सॉरी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। ये जो है इसको बोला जा रहा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसको इलेक्ट्रोकार्डियो, इस मशीन को जिसके इस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये डायग्राम बन रहा है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और इस आरेख को, इस ग्राफ जो डायग्राम है इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। दोनों में अंतर है, ग्राफ और ग्राम। तो ग्राफ किसको बोलेंगे, कंप्यूटर स्क्रीन को बोलेंगे, और इसके ऊपर ये जो आरेख बन रहा है, जो ग्राफ बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलेंगे। तो ये कब होता है, जब हमारे ऐसे नोड से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और वो विद्युत धारा जो है वो हृदय को क्या करता है, संकुचन एवं शीतलन, या इसी को कह सकते हैं सिस्टोल और डायस्टोल के लिए क्या करेगा, प्रेरित करेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर बनते हैं। इससे क्या मालूम चलेगा, इससे मालूम चलता है कि जो व्यक्ति का हृदय है वो क्या कर रहा है, समान रूप से कार्य कर रहा है कि नहीं। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं ईसीजी, पढ़ते हैं तो नेक्स्ट ही डालना है ईसीजी। तो पहले आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। तो हेडिंग डालेंगे ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, या शॉर्ट में इसको बोलते हैं ईसीजी। ये क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसे नोड एक बहुत ही मंद विद्युत धारा उत्पन्न करता है, बहुत ही मंद विद्युत धारा क्या करता है, उत्पन्न करता है, जो हृदय पेशियों को संकुचन के लिए प्रेरित करता है, संकुचन के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। इस संकुचन को हम लोग क्या करते हैं, एक यंत्र के द्वारा क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है, अंकित किया जाता है, और उस यंत्र को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलेंगे। इसमें लिख सकते हैं कि इस संकुचन को एक विशेष प्रकार के यंत्र द्वारा निरूपित या अंकित किया जाता है, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, ठीक है। जिस यंत्र के ऊपर ये अंकित किया जा रहा है उस यंत्र को हम लोग क्या बोल रहे हैं,
हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कर रहे हैं। फिर से पढ़ देते हैं। ऐसे नोट क्या कर रहा है, बहुत ही मंद विद्युत धारा उत्पन्न करेगा और वो विद्युत धारा जो होता है वो हृदय पेशियों को संकुचन के लिए प्रेरित करेगा। अब जब वो संकुचन होंगे तो उससे क्या होता है, एक यंत्र के ऊपर क्या होगा, यंत्र के ऊपर संकुचन को अंकित किया जाता है, उसको दिखाया जाता है, और जिस यंत्र पर उसको दिखाया जा रहा है उस यंत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब ये ग्राफ के रूप में दिखाया जाता है, एक रेखा चित्र के रूप में दिखाया जाता है। इसके ऊपर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के ऊपर बनने वाले रेखा चित्र को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलेंगे। तो नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ से कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पर बनने वाले रेखा चित्र को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। और ये कुछ इस प्रकार से होता है, इसको देख सकते हैं इस प्रकार से होता है। तो इसमें दो जो होते हैं वो छोटे वेव होते हैं और एक बड़ा वाला वेव होता है। इसका नाम भी हम लोग लिख सकते हैं। इसको जो छोटा वाला वेव है इसको पी वेव कहते हैं, पी तरंग कहते हैं। इसको बोलते हैं बड़ा वाले को QRS तरंग, और इसको बोलते हैं टी तरंग। तो इस प्रकार से बनते जाता है, देखेंगे आप लोग। तो ये जो है जिस कंप्यूटर स्क्रीन पर बनेगा उस कंप्यूटर स्क्रीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलेंगे, और इस रेखा चित्र को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहेंगे। ध्यान से बार बार हम रिपीट करें, इसके पीछे कुछ कारण है, ठीक है। तो ये है आपका रेखा चित्र। इसके बारे में, रेखा चित्र के बारे में आपको पढ़ना है हायर क्लासेस में कि कैसे काम करता है ये। और जब ये सीधा हो जाता है तो पेशेंट जो है उसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, और डॉक्टर आकर के बोलता है आई एम सॉरी, ठीक है। तो ये इसको आप क्या करिए, नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो धड़कन। धड़कन क्या होता है, हार्ट बीट। आपका हार्ट जो होता है वो दिन भर धड़कते रहता है और उसी को धड़कन बोलते हैं। ये धड़कन कैसे होता है, तो रक्त जब शरीर को जो हृदय को रक्त जब एकत्रित करना है तो शीतलन अवस्था में जा रहा है, और जब रक्त भेजना है तो वो कौन सी अवस्था में जा रहा है, संकुचन अवस्था में। तो हृदय जो है वो एक बार रक्त को ग्रहण करने और एक बार भेजने में क्या कर रहा है, शीतलन और संकुचित हो रहा है। तो ये जो हृदय का एक शीतलन और एक संकुचन जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धड़कन कहते हैं। इसको लिख सकते हैं कि हृदय का एक संकुचन एवं एक शिथिलन क्या कहलाता है, धड़कन कहलाता है। और किसी भी सामान्य व्यक्ति का जो हार्ट है वो 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं सामान्य धड़कन जो होता है एक सामान्य मनुष्य का, वो होता है 70 से 72 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में हम लोग का जो हृदय है वो कितना बार धड़कता है, 70 से 72 बार धड़कता है। तो ये हुआ धड़कन। एक संकुचन और एक शीतलन को हम लोग क्या बोलते हैं, धड़कन बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग को जो पढ़ना है वो है द्विगुण परिसंचरण। या इसी को हम लोग दोहरा परिसंचरण के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा देर में समझेंगे, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसके बाद वाला में, पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। द्विगुण परिसंचरण क्या होता है कि रक्त के एक पूर्ण परिवहन में रक्त हृदय से कितना बार गुजरता है, 2 बार गुजरता है, जिसे क्या कहते हैं, द्विगुण परिवहन कहते हैं।
द्विगुण परिवहन करता है। कह रहा है कि रक्त के एक पूर्ण परिवहन में, कहने का मतलब है कि हृदय से रक्त जब शरीर से शुद्ध रक्त शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचने और शरीर के अलग अलग भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय में पहुंचने, ये एक परिवहन है, ठीक है। और उस एक परिवहन के दौरान हृदय से रक्त हमारा जो है वो कितने बार गुजर जा रहा है, 2 बार गुजर रहा है। तो ऐसे परिवहन को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विगुण परिवहन कहेंगे। तो इसको नोट करिए, इसके बाद इसको समझाते हैं द्विगुण परिवहन क्या होता है। देखिए द्विगुण परिवहन समझिएगा, ये बेचारा यहाँ पर ये जो है बेचारा कुछ ये जो है वो हृदय है, इस प्रकार से बनाए थे हृदय। और हृदय में बताए थे कि 4 विषम होता है। ये दायां आलिंद है, ये बायां आलिंद है, ये दायां निलय और ये कौन है, बायां निलय है, ठीक है। सबसे पहले और इसके ऊपर इसी के ऊपर कौन होता है, यहाँ पर फेफड़ा होता है आपका। और नीचे हम लोग मान लेते हैं शरीर के विभिन्न कोशिका या ऊतक। तो यहाँ लिख सकते हैं शारीरिक ऊतक या कोशिका, कुछ भी लिख सकते हैं ये। अब देखो जो हृदय है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, जो शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त, वो रक्त शुद्ध कहाँ पर होता है, फेफड़ा में। शुद्ध होने का मतलब है कि उसमें क्या होगा कि जो शुद्ध रक्त है, जो रक्त है उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, और जैसे ही ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वो रक्त कैसा कहलाएगा, शुद्ध रक्त। तो यहाँ से फेफड़ा में वो रक्त शुद्ध हो गया है, तो उस शुद्ध रक्त को यहाँ से ग्रहण करने का जो काम करता है वो कौन करता है, फुफ्फुस शिरा। ये फुफ्फुस शिरा जो है वो फेफड़ा में होने जो रक्त शुद्ध हो रहा है उस शुद्ध रक्त को ग्रहण करेगा और उस शुद्ध रक्त को कहाँ पर पहुंचा देता है, हमारे हृदय के जो बायां आलिंद है उसमें। अब ये जो बायां आलिंद है इसमें संकुचन होगा और इससे जो यहाँ पर जो कपाट था, बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में कौन सा कपाट होता है, द्विदली कपाट। तो जब आलिंद में संकुचन होगा यहाँ पर रक्त पहुंचने के बाद, तो ये कपाट जो है द्विदली कपाट खुलेगा और रक्त किस में भर जाएगा, बायां निलय में। और यहाँ से बायां निलय जो होता है, अब रक्त इसमें भर गया तो ये संकुचित होगा, तो यहाँ से रक्त बाहर निकलेगा और यहाँ से जो बायां निलय होता है यहाँ से बाहर कौन निकलता है, महाधमनी। तो सबसे पहले जो रक्त है वो कहाँ पर पहुंचेगा, महाधमनी में। महाधमनी जो होता है उस रक्त को ग्रहण करने के बाद किसको दे देता है, धमनी को, ठीक है। महाधमनी से वो जो रक्त है वो कहाँ पर पहुंचेगा, धमनी में पहुंचेगा। धमनी जो होता है उस रक्त को किसको दे देता है, धमनिकाएं। धमनी विभाजित होकर किसका निर्माण करेगा, धमनिकाएं। धमनिकाएं को दे देता है और धमनिकाएं जो होते हैं इस शुद्ध रक्त को कहाँ पर पहुंचाते हैं, शरीर के अलग अलग भागों में और अलग अलग कोशिकाओं में पहुंचा देते हैं। तो यहाँ से ये देखिए एक शुद्ध रक्त जो है वो हृदय के एक भाग से परिवहन हुआ। अब ऊतक जो है या कोशिका जो है वो इस शुद्ध रक्त में से ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं और उसका उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। और श्वसन के दौरान बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को इस ब्लड के साथ वो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जैसे ही ऑक्सीजन खींच के कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ जोड़ेंगे वो ब्लड कैसा हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो अब इधर से जो ब्लड निकलेगा बाहर, कैसा ब्लड बाहर निकलेगा, अशुद्ध ब्लड बाहर निकलेगा। और उस अशुद्ध ब्लड को सबसे पहले शरीर के अलग अलग भागों से जो ग्रहण करने का काम करेगा वो कौन करता है, वेन्यूल्स। वेन्यूल्स करता है। वेन का जो सबसे सूक्ष्म रूप होता है उसको वेन्यूल्स कहते हैं। वेन्यूल्स जो है ये ब्लड किसको दे देगा, शिरा को। और शिरा जो होता है इस ब्लड को किसको दे देता है, वेना केवा को। वेना केवा, वेना केवा जो है इस ब्लड को लेकर के कहाँ पर जाएगा, हृदय में यहाँ पर। और हृदय के जो दायां आलिंद है उसमें ले जाकर के इस ब्लड को क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो अशुद्ध रक्त कहाँ, शरीर के ऊतक से उसको ग्रहण कौन कर रहा है, वेन्यूल्स। वेन्यूल्स से ये ब्लड कहाँ जा रहा है, शिरा में। शिरा से वेना केवा और वेना केवा जो है इस ब्लड को कहाँ पर भेज रहा है, राइट एट्रियम में, दायां आलिंद। अब दायां आलिंद क्या करेगा, संकुचित करेगा तो त्रिदली कपाट खुलेगा और त्रिदली कपाट खुलने के बाद जो अशुद्ध रक्त है वो दायां निलय में, दायां निलय में भर जाने के बाद यहाँ से दायां निलय जो है वो उस अशुद्ध रक्त को क्या करेगा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा,
फुफ्फुस धमनी के द्वारा क्या करता है, उसको शुद्ध करने के लिए कहाँ पर भेज देगा, फेफड़ा में भेज देगा। और फिर वहां से ये रक्त शुद्ध होगा। फेफड़ा क्या करेगा, ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेगा, उसके साथ कौन जोड़ देगा, किसको जोड़ देगा, ऑक्सीजन को। जब उसके साथ ऑक्सीजन को जोड़ेगा तो ये जो क्रिया है, फिर रक्त शुद्ध होगा और शुद्ध रक्त को फिर से कौन ग्रहण कर लेगा, फुफ्फुस। ये जो क्रिया है इस प्रकार से लगातार क्या होते रहता है, चलते रहता है। तो देखिए रक्त यहाँ से चलना शुरू किया था और इस प्रकार से घूमते घूमते वो यहाँ पर पहुंचा। तो ये रक्त का कितना परिवहन हुआ, एक परिवहन हुआ। लेकिन इसी रक्त के एक परिवहन में हमारे हृदय से रक्त कितने बार गुजर रहा है, 2 बार गुजर रहा है। एक बार शुद्ध रूप में गुजर रहा है और एक बार अशुद्ध रूप में। तो ऐसा परिवहन तंत्र जिसमें रक्त के एक पूर्ण परिवहन में रक्त जो है वो हृदय से कितने बार गुजरता है, 2 बार गुजरता है। ऐसे परिवहन तंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विगुण परिवहन तंत्र बोलते हैं। तो इधर अगर हम लोग देखें जो रेड कलर से बनाए हैं, इधर हम लोग को कैसा ब्लड फ्लो कर रहा है, ऑक्सीकृत ब्लड फ्लो कर रहा है। इधर ऑक्सीकृत रक्त, शुद्ध रक्त फ्लो कर रहा है। और अगर इधर देखें तो इधर कैसा ब्लड फ्लो कर रहा है, अनऑक्सीकृत रक्त। ठीक, इसको भी क्या कर लेना है, छाप लेना है, नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद देखना है द्विगुण परिवहन का महत्व। द्विगुण परिवहन का महत्व, तो इसमें पहला भी बताया कि हृदय जो होता है उसमें जो इधर वाला साइड था, बायां साइड था, इसमें इधर साइड में कौन सा रक्त फ्लो कर रहा था, ऑक्सीकृत रक्त फ्लो कर रहा था। और जो दाएं वाला साइड था उधर पे कौन सा, अनऑक्सीकृत रक्त फ्लो कर रहा था। तो यहाँ पर द्विगुण परिवहन जो होता है ये क्या करता है, ऑक्सीकृत रक्त और अनऑक्सीकृत रक्त के अलग अलग परिवहन में सहायता करता है। ये पहला पॉइंट यही होगा द्विगुण परिवहन के महत्व में, कि द्विगुण परिवहन में ऑक्सीकृत एवं अनऑक्सीकृत रक्त का स्वतंत्र परिवहन होता है या अलग अलग परिवहन होता है, अलग परिवहन होता है। अब जब रक्त का अलग अलग परिवहन हो रहा है, ठीक है, दोनों अलग अलग रास्ते से आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उनका जो दर होगा, स्पीड होगा, वो भी क्या होगा, अधिक होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि द्विगुण परिवहन में जो रक्त परिवहन दर होता है, रक्त पहुंचाने और लाने का जो दर होता है, स्पीड होता है, वो क्या होता है, अधिक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि द्विगुण परिवहन में रक्त परिवहन दर अधिक होता है, और नेक्स्ट देख सकते हैं, अब आधा रक्त जो है वो शरीर के अलग अलग भागों में घूम रहा है और आधा रक्त कहाँ पर पहुंच रहा है, फेफड़ा में पहुंच रहा है। अगर ऐसा द्विगुण परिसंचरण तंत्र नहीं होता तो रक्त जो पूरा रक्त, शरीर में जितने भी रक्त हैं वो एक बार शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचते हैं और एक बार कहाँ पर पहुंचते हैं, फेफड़ा में। तो फेफड़ा में जो रक्त का दाब है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन द्विगुण परिसंचरण क्या करता है, उनको 2 भागों में बांट देता है। आधे ब्लड को शरीर के अलग अलग भागों में रखता है और आधे ब्लड को ही कहाँ पर शुद्ध करने के लिए फेफड़ा के पास भेजता है। तो इससे क्या हो रहा है, फेफड़ा में जो रक्त का दाब है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं, द्विगुण परिवहन में फेफड़ा में रक्त का दाब कम हो जाता है, तो ये था इसका महत्व। ध्यान रखना, द्विगुण परिवहन जो है वो दोहरा परिसंचरण के नाम से जानते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो अगर आएगा एग्जाम में कि द्विगुण परिवहन से आप क्या समझते हैं, तो पहले द्विगुण परिवहन का डेफिनेशन लिखना है, फिर उसके बाद वो जो डायग्राम बताए हैं वो डायग्राम बनाना है, और नेक्स्ट जो है
ये उसका महत्व, उसके बारे में लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है विभिन्न परिवहन के महत्व के बाद हृदय चक्र। हृदय चक्र, कार्डियक साइकिल, ये क्या होता है? तो हृदय में एक बार रक्त भर रहा है और एक बार रक्त क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। तो हृदय में एक बार रक्त के भरने और फिर बाहर निकलने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हृदय चक्र कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि हृदय में रक्त के भरने एवं उसे बाहर निकलने की क्रिया, बाहर निकलने की क्रिया हृदय चक्र कहलाती है। हृदय चक्र कहलाती है। तो ये हुआ हृदय चक्र। इसके बाद और भी चीजें आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है ब्लड प्रेशर क्या होता है, वो पढ़ना है। फिर या उससे पहले पढ़ सकते हैं शिरा और धमनी, जो ब्लड वेसल्स होते हैं हम लोगों के शरीर में, उनके बारे में पढ़ना है। और फिर ब्लड प्रेशर पढ़ना है, फिर हाइपरटेंशन पढ़ना है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद का जो आगे का चीज़ है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए